नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। पूर्व के वीडियो के अंदर हमने आप लोगों से डेनुडेशन अनाच्छादन की बात की, जिसके अंदर हमने जो अपर्दन और अपक्षय की जो प्रक्रियाएं हैं, वेदरिंग और इरोजन की जो प्रक्रियाएं हैं, जिनको दोनों को शामिल किया जाता है, उसमें हमने जो एक स्थितिक या स्टेबल जो प्रक्रिया थी, जिसको हमने अपक्षय की, जिसकी हमने बात की, अपक्षय के लिए जो विभिन्न जो कारक जिम्मेदार हैं, और हमने आपसे ये भी कहा था कि अपक्षय जो है वो अपर्दन को एक तरह से सहायता करता है, उसकी प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अनाच्छादन की प्रक्रियाओं में दोनों को शामिल किया जाता है। आज के वीडियो में हम जो अपर्दन चक्र है, जो इरोजन साइकिल है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जब हम अपर्दन चक्र की बात करते हैं तो अपर्दन जो चक्र होता है ये एक जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस जो है, हम जब प्रोसेस की बात करते हैं तो वेरियस जो मेथड्स हैं जिनके द्वारा ये इरोजन की जो प्रक्रिया संपादित की जाती है, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाट रिवर हो, चाहे वो ओशनिक वेव्स हों, सामुद्रिक जो तरंगे हों, ग्लेशियर्स हों, और इनकी जो क्रियाशीलता होती है ये क्षेत्र विशेष की जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। जहाँ पे आर्द्र जलवायु होगी वहाँ पर रिवर जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, और जहाँ शुष्क दशाएं हैं वहाँ पर जो विंड है वो एक प्राथमिक प्रक्रम के रूप में काम करेगा। सामुद्रिक जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जो ओशियनिक जो तरंगे जो होती हैं उनकी जो भूमिका होती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम जब अपर्दन चक्र की बात करते हैं तो अपर्दन चक्र के संदर्भ में जो है इसको जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जो लैंडफॉर्म्स के संदर्भ में, या हम ये कहें कि पृथ्वी के जो इंटरनल फोर्सेस के कारण जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो असमानताएं जो डेवलप होती है उनको पुनः लेवल के संदर्भ में कहें, या बहिर्जात जो बल होते हैं, एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं, उनके द्वारा जो कृत्य किया जाता है उन्हीं को हम उस प्रोसेस के अंदर शामिल करते हैं। तो उन चीज़ों को समझाने के लिए ये जो अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है उसको जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं वो लेके आए। अब यहाँ जो सबसे पहले एक तरह से विस्तृत और व्यवस्थित जो अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो अपर्दन चक्र के संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण जो विचार दिए वो डेविस ने दिए। फिर डेविस के विचारों को अधिक परिमार्जित करते हुए या उसको सुधार करते हुए जो पेंक महोदय थे उन्होंने भी जो अपर्दन के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। जब यहाँ हम अपर्दन चक्र की बात करते हैं, इस चक्र की या एक तरह के एक साइक्लिक जो प्रोसेस की बात करते हैं, तो अपर्दन के संदर्भ में या जियोमॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो पहल डेविस के द्वारा की गई, उससे पूर्व के अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया उसमें जेम्स हटन का नाम सबसे पहले आता है। जेम्स हटन जिन्होंने एक तरह से भूगोल के अंदर जो चक्रीय संकल्पना थी उसको सबसे पहले वो लेके आए। 1785 में उन्होंने इस चक्रीय संकल्पना को दिया। उनका जो तात्पर्य था इस चक्रीय संकल्पना के संदर्भ में, उनका ये था कि वर्तमान में जो भी लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं उस तरह के जो लैंडफॉर्म्स का जो डेवलपमेंट था वो पूर्व के जो ऐतिहासिक जो काल के संदर्भ में देखे तब इस तरह के स्थल रूप देखने को मिले थे। और इसी प्रोसेस को उन्होंने एकरूपतावाद के सिद्धांत के रूप में भी समझाने का प्रयास किया कि जो वर्तमान में स्थल लैंडफॉर्म्स हैं वो भविष्य के अंदर भी उस तरह के जो लैंडफॉर्म्स थे देखने को मिलते थे। और उन्होंने ये कहा कि वर्तमान जो है वो भविष्य की कुंजी है। इसका तात्पर्य यही था कि वर्तमान में जिस तरह के लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो लैंडफॉर्म्स के लिए जो जिम्मेदार जो कारक जो रहे उनका जो अनुमान है, या जो भी जियोमॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेज हुए
तो तात्कालिक समय के अंदर वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी या इरोजनल जो प्रोसेस थे वो किस तरह के वहाँ काम कर रहे थे, उन चीज़ों का भी हम पता कर सकते हैं वर्तमान के जो जियोमोर्फोलॉजिक जो लैंडस्केप्स है उनके आधार पे। उन्होंने एक बात और कही कि न तो आदि का कोई लक्षण है, न अंत का। तो ये जो जियोमोर्फोलॉजिक लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट है, कब से हुए, कब तक होंगे, इस तरह की चीज़ों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये जो एकरूपतावाद का जो सिद्धांत जो डेविस ने दिया था, उसके संदर्भ में हम कहें तो उनका वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वो समस्त भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत थे। हाँ, ये वो कितने एक्टिव थे इसमें अंतर हो सकता है, क्योंकि जो जियोमोर्फोलॉजिकल जो साइकिल्स जितने भी उसमें शामिल किए जाते हैं उनकी जो स्पीड है या एक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है तात्कालिक क्लाइमेटिक कंडीशंस की, तात्कालिक टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो वो सब चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार थी और एक तरह से जियोमोर्फोलॉजी के अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल के रूप में एकरूपतावाद के सिद्धांत को जो जेम्स हटन थे वो लेके आए। और इन्होंने, जैसे हमने पूर्व में भी कहा कि टर्शियर तक क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी ज़्यादा एक्टिव थे, तो जो वो है उसकी सक्रियता की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। हटन ने जो रिवर्स के द्वारा जो इरोजन जो प्रोसीजर था उसके संदर्भ में भी उन्होंने जो एकरूपता के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। तो ये कुछ विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसके संदर्भ में सवाल पूछे भी जाते हैं कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है किसने कहा, ना आदि का अंत ना भविष्य का, इस तरह के वर्ड्स किसने दिए, या एकरूपतावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, या भूगोल में जो चक्रीय संकल्पना सबसे पहले किसने दी। तो इस तरह के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे डेविस का जो अपर्दन चक्र है, जिसको वो भौगोलिक चक्र कहते थे, जियोमोर्फोलॉजिकल साइकिल कहते थे। जब हम एक नॉर्मल उसमें बात करते हैं अपर्दन चक्र की, तो ये एक तरह का बैलेंस होता है, जो एक अंतर्जात बल और जो बहिर्जात जो बल होते हैं। जब अंतर्जात बलों की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके द्वारा जो सरफेस लेवल पे जो माउंटेन्स का निर्माण है या किसी भी तरह के जो उच्चावच है उनका निर्माण होता है, प्लेट्यूज का हो। और उसके बाद उनके ऊपर जो बहिर्जात जो बल होते हैं जिसके अंदर, जिसको समतलकारी बल कहते हैं, वो चाहे अपक्षय हो, अपर्दन हो, और अपर्दन के जो विभिन्न तरह के जो प्रक्रम होते हैं जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से जलवायु पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलते हैं, वो उनको असमानताओं को दूर करने का काम करते हैं। तो उसी रेफरेंस में यहाँ पर एक अपर्दन चक्र को परिभाषित भी किया गया कि इंटरनल फोर्सेस के कारण जो लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं उनको बहिर्जात बलों के द्वारा जो दूर किए जाने की जो प्रक्रियाएं हैं या पुनः उस समतल स्तर को प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको हम अपर्दन चक्र के अंदर शामिल करते हैं। अब ये जो भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है, यहाँ पर जो सबसे पहले डेविस ने 1899 में जो रिवर इरोजन के संदर्भ में अपने विचार दिए थे, और उन्होंने इसको परिभाषित भी किया था कि भौगोलिक चक्र जो होता है समय की वह अवधि होती है जिसमें कोई भी ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है वो अपर्दन के प्रक्रमों द्वारा, अब मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रक्रम अलग अलग हो सकते हैं, विंड हो सकता है, रिवर हो सकती है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, ओशनिक करंट्स हो सकती हैं, मतलब जो, और उनके द्वारा जो एक पुनः एक आकृति विहीन जो समतल मैदान, जिसको जो डेविस हैं पेनिप्लेन का नाम देते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाना ही एक भौगोलिक जो चक्र है उसके अंदर शामिल किया जाता है। अब यहाँ एक त्रिकूट कह लीजिए या डेविस के ट्राइयो कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि किसी भी जगह का जो लैंडफॉर्म होता है या ये वहाँ जो भौगोलिक चक्र जो है, यहाँ थोड़ा चक्र जो शब्द है उसको भी थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि डेविस जो है जो अपर्दन जो चक्र है या भौगोलिक जो चक्र है उसकी तुलना मनुष्य की जो जीवन है उससे करना चाहता है। जिस तरह से मनुष्य बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वृद्ध होता है, तो उस तरह उसका एक साइकिल होता है। ठीक वैसे ही जो नदियों के द्वारा जो या विभिन्न जो प्रोसेस है उनके द्वारा जो एक समकारी जो प्रभाव जो अंतर्जात बलों के द्वारा असमानताएं पैदा हो गई थी,
उनको दूर करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं के अंदर संपादित होते हैं और वो एक मनुष्य के जीवन चक्र की तरह ही काम करते हैं। इसलिए उन्होंने इसको भौगोलिक चक्र जो शब्द उसको यूज लिया। बाद में हम कहेंगे कि इसको क्रिटिसाइज भी काफ़ी हुई, इसकी आलोचनाएं, और पेंक महोदय ने इसको बहुत अधिक आलोचना इसकी की थी, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जब उसने भौगोलिक चक्र को परिभाषित किया कि ऊपर उठा हुआ भाग विभिन्न अपर्दन के द्वारा प्रक्रमों के द्वारा एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, उसी को वो भौगोलिक चक्र कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो भौगोलिक जो चक्र है, ये जो स्थलखंड जो जिनका इरोजन हो रहा है या एक समतल मैदान में परिवर्तित हो रहे हैं, वो कई कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, प्रभावित होते हैं। तब उन्होंने एक बात कही कि कोई भी जो लैंडफॉर्म होता है, कोई भी स्थल रूप जो होता है, वो संरचना यानी स्ट्रक्चर, प्रक्रम प्रोसेस और टाइम या समय का प्रतिफल होता है, उसका रिजल्ट होता है। यहाँ जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डेविस ट्रायो या डेविस के त्रिकूट को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ तीन चीज़ें जो उन्होंने बात की, एक संरचना की बात की, एक प्रक्रम की बात की और एक समय की बात की। जब हम संरचना की बात करते हैं तो हमने जब अपक्षय को पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाली चट्टानों की संरचना, कि वो कठोर चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की है, या कमज़ोर चट्टानें लाइमस्टोन, डोलोमाइट जैसी कमज़ोर चट्टानें हैं, तो उनके ऊपर जो भी प्रक्रम काम करेगा वो उन चट्टानों की संरचना के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने समय के अंदर उसको संपादित करेगा। अगर कमज़ोर चट्टानें होंगी तो अपर्दन चक्र जो होगा वो शीघ्र ही संपादित होगा, जबकि अगर कठोर चट्टानें होंगी, पोरस चट्टानें नहीं होंगी, तो वहाँ पर जो अपर्दन जो चक्र है या जो भी प्रक्रम वहाँ पर अपर्दन का काम करेंगे उसमें उतना ही डिले होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो संरचना जो होती है वो आपके जो लैंडफॉर्म्स है उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जब प्रक्रम की बात करते हैं तो डेविस वेरियस जो फील्ड्स के अंदर जो प्रक्रम, जो प्रोसेस जिनके द्वारा इरोजन का काम किया जाता है, चाहे वो हवा पवन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो समुद्री तरंगे हो, चाहे वो हिम हो, तो वो डिपेंड करता है कि किन क्षेत्रों के अंदर उनके द्वारा अपर्दन का कार्य किया जा रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक डेजर्टिक एरिया की बात करें जहाँ पर वर्षा ही बहुत कम होती है और वहाँ नदियों के द्वारा इरोजन किया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। या ड्राई एरिया के अंदर ग्लेशियर्स काम करेंगे, तो ये डिपेंडेंट होता है कि किसी क्षेत्र के अंदर जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर किस तरह के जो इरोजन जो प्रोसेसेस जो होंगे वो काम करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इरोजन जो है किस तरह से होगा। एक रिवर का इरोजन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी ग्लेशियर्स की तुलना में। तो कई चीज़ें हैं जो आपके ड्यू टू लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर, ड्यू टू प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस जो है और समय जो होता है, इन दोनों के ऊपर, यानी कि जो प्रक्रम जो काम करेगा और जो जहाँ पर इन प्रक्रमों के द्वारा जिन चट्टानों के ऊपर या संरचनाओं के ऊपर कार्य किया जाएगा वो उस समय को निर्धारित करेंगे, कम या अधिक। तो यहाँ इन त्रिकूट के माध्यम से जो डेविस है अपने अपर्दन चक्र को समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक जो उन्होंने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको हम व्यवहारिक उसमें उसको क्रिटिसाइज करेंगे, वो एक अलग इशू है। वो ये कहते हैं कि जब कोई भी भाग इंटरनल फोर्सेस के कारण जब ऊपर उठता है उसके बाद ही जो अपर्दन के जो प्रक्रम होते हैं वो कार्य करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो अपर्दन जो होता है, जो उत्थान जो होता है वो छोटी अवधि का होता है। सपोज अगर हम कहें कि ये किसी भाग का उत्थान हुआ और उत्थान होने के बाद जो इरोजन होता है वापस ये हम यहाँ तक कहें कि ये अब उत्थान हुआ और उसके बाद, तो ये उत्थान जो है एक लंबी अवधि नहीं होती, बहुत छोटी अवधि के अंदर डेविस ये कहता है कि बहुत कम समय के अंदर जो है इंटरनल फोर्सेज के कारण भाग ऊपर उठ जाता है। और वो ये और कहता है कि जब तक स्थलीय भाग ऊपर उठता है तब तक इरोजन के जो कारक है वो काम नहीं करते। जब वो ऊपर उठ जाता है उसके बाद जो इरोजन के अपर्दन के जो प्रक्रम्स हैं वो क्रियाशील होते हैं। ये एक कह सकते हैं डेविस का अजम्पशन था, गलत था या उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजिकल जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होते हैं वहाँ पर कोई भी जो बहिर्जात जो बल होता है वो इस तरह का हमें देखने को नहीं मिलता, या होता ही नहीं है कि पहले कोई भाग ऊपर उठेगा देन वो कहेगा कि भाई मैं ऊपर उठ गया
रिवर या जो भी वहाँ का इरोजन जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, भाई अब तुम शुरू हो जाओ। तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अपलिफ्टमेंट जो होता है वो बहुत कम समय में होता है, जबकि अगर हम यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि ये अपलिफ्टमेंट है जो कम अवधि का है, और ये जो इरोजन जो हो रहा है एक लंबे टाइम पीरियड को शो कर रहा है। और जो इरोजन जो होता है वो एक लंबी अवधि के अंदर संपादित होता है। ये डेविस के विचार थे। और वो ये कहते हैं कि भाई उत्थान और अपर्दन जो होता है वो साथ साथ नहीं चलता है, यानी वो अपलिफ्टमेंट को अलग करते हैं अपने इरोजन साइकिल से। और ये कहते हैं कि अपलिफ्टमेंट के बाद जो है इरोजन जो होता है वो कार्य करता है। तो ये जो है ये डेविस के द्वारा जो अपने विचार दिए वहाँ की बात है। अब यहाँ कुछ अजम्पशंस की जब हमने पहले बात की कि भाई भौगोलिक चक्र को जब कोई एक्सप्लेन जब कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें रखी जो उनके विचार थे, और उन चीज़ों को यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि जो भी लैंडफॉर्म्स होते हैं वो नो डाउट ये बात सही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस होते हैं उसके रिजल्ट होते हैं। और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस होते हैं उनका जो स्वरूप है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। और नदियों के द्वारा घाटी जो को गहरा करना तब तक जारी रहता है जब तक कि वो ग्रेडेड नहीं हो जाए, प्रमाणित नहीं हो जाए। और उसके बाद जो है जो एक लेटरल इरोजन या पार्श्विक जो अपर्दन है उसकी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से होता है, लघु अवधि में होता है, और जो अपर्दन की प्रक्रिया लंबी और जो चक्र के अंत तक संपादित होती है। और जहाँ इसने अपने अजम्पशंस में ये भी कहा कि उत्थान और अपर्दन की क्रिया साथ साथ नहीं चलती है। यहाँ एक चीज और जो डेविस जो कहना चाहता है कि जब वो अपर्दन चक्र को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि जब एक समांग एरिया होगा, समांग यानी जहाँ पर संरचनाओं के अंदर समांगता देखने को मिलेगी, तो वहाँ इरोजन जो साइकिल है वो डेफिनेटली एक निश्चित समय के हिसाब से काम करेगा। तो समांग एरिया के ऊपर वो अपर्दन चक्र को संपादित करने की बात करता है। अब हम इन अजम्पशंस के बाद जो डेविस ने अपर्दन चक्र को एक्सप्लेन करने की बात की उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब उसने चक्र की बात की, अपने भौगोलिक चक्र की बात की, तो उसने जो अपर्दन चक्र को एक्सप्लेन करने के लिए जो नदी के द्वारा, नदी के रूप में उसने एक्सप्लेन करने की बात की थी, तो उसने ये कहा था कि जो अपर्दन चक्र है विभिन्न समय अवधि के अंदर संपादित होता है। और उस समय अवधि को डेविस ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया। इसको वो युवावस्था कहता है, यूथ स्टेज कहता है, प्रौढ़ावस्था की बात करता है जिसको मैच्योर स्टेज है, वृद्धावस्था या जीर्णावस्था की बात करता है, जो ओल्ड स्टेज है। और यहाँ जो नदियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और जो नदी की एक तरह से वो यहाँ इन अवस्थाओं के माध्यम से नदी के द्वारा किए जाने वाले जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है उसको वो तय करने की कोशिश करता है कि किस अवस्था में नदी की जो कार्य क्षमता है वो किस तरह के कार्य करने के अंदर ज़्यादा सक्षम होती है। उनको यहाँ इन अवस्थाओं के माध्यम से वो एक्सप्लेन करेगा। और वहाँ साथ में वो कुछ शब्दों को यहाँ एक्सप्लेन हम अभी बताएंगे कि भाई सापेक्षिक ऊंचाई क्या होती है, निरपेक्ष ऊंचाई क्या होती है, या जो सरिता दीर्घीकरण या जो स्ट्रीम लेंथनिंग जो होती है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। और वैली डीपनिंग की बात करेंगे, घाटी गर्तन की, घाटी की जो वाइडनिंग की बात करते हैं, विस्तार की बात करते हैं, डाउन वेस्टिंग की बात करेंगे हम, जो विभिन्न अवस्थाओं में पेनिप्लेन, मनोडनो की बात हम यहाँ पे जब इस अपर्दन चक्र को, तो इनको कुछ शब्दों को हमने आपके समक्ष इसलिए रखा है कि इनको हम आपको समझाएंगे भी। और विभिन्न जो 3 अवस्थाएं डेविस के द्वारा दी गई, युवा, प्रौढ़ या वृद्धा, या ये कहें कि यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेजेस के अंदर जो रिवर के द्वारा जो प्रोसेस किए जाते हैं, किस तरह से रिवर इन विभिन्न अवस्थाओं के अंदर जो कार्यशीलता उसकी रहती है और किस तरह से वो अपने जो अंतिम परिणति है उसकी तरफ जाती है विभिन्न अवस्थाओं में, तो उनको हम यहाँ समझाएंगे। अब यहाँ ये जो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डेविस के द्वारा दिया गया, तो जो वर्ड्स हमने पहले लिए उनको हम यहीं से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को। जो डेविस है वो ये कहता है कि भाई यहाँ ये जो हम बेस लेवल कह रहे हैं, तो किसी भी नदी के द्वारा जो इरोजन कार्य किया जाता है, अपर्दन का जो काम किया जाता है, वो समुद्र तल जो होता है वहां तक ही किया जाता है, या ये कहें कि उसके नीचे नदी के द्वारा अपर्दन का कार्य नहीं किया जाता है। यानी जो भी उत्थित स्थल खंड है उसकी अंतिम परिणति या समतल मैदान में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है
वो सी लेवल तक संपादित होती हैं। और उसके बाद वो ये कहता है कि इस सी लेवल से जो आपकी जो ऊंचाई है, यानी अगर हम ये कहें कि यहाँ से ख बिंदु है, यहाँ तक जो ऊंचाई है ये समुद्र तल से ऊंचाई को सी लेवल से जो हाइट है उसको दिखाता है। और यहाँ दो अब हम देख रहे हैं, एक तो अपर कर्व है यूसी जिसको कह रहे हैं, और एक है लोअर कर्व। तो ये जो अपर कर्व है ये जो नदी जिन क्षेत्रों में बहती है तो उनका जो पार्श्विक जो शीर्ष भाग होता है उसको शो करता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये कोई नदी है इन क्षेत्रों में बह रही है, तो ये जो ऊपर का जो भाग है, कोई भी पहाड़ी होती है उसको जो है उसको हम अपर कर्व कह सकते हैं, या ये नदी है जो इस घाटी में बह रही है और ये उसका पार्श्विक जो भाग है इसका जो है अपर पार्ट है वो यूवी कर्व के द्वारा हमारे द्वारा यहाँ इस नक्शे में दिखाया जा रहा है। जबकि ये जो एल सी है लोअर जो कर्व है ये नदी का जो तल होता है जिसमें नदी बहती है। सपोज ये हमारा ऊपर का एरिया है, ये बीच में ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर रिवर बह रही है, तो ये हमारा अपर कर्व को शो करेगा। जबकि ये जहाँ नदी इस पार्ट के अंदर जो बहती है ये हमारा लोअर कर्व को शो करता है। जबकि ये नीचे वाली जो लाइन है बेस लेवल जो है जिसको हम सी लेवल के नाम से कहते हैं, यहाँ तक वो जो है इरेजन का काम करती है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक होता है कि निरपेक्ष ऊंचाई, निरपेक्ष ऊंचाई कहें जिसको एब्सोल्यूट हाइट हम कहते हैं, इसका मतलब समुद्र तल से अधिकतम जो ऊंचाई है। अब समुद्र तल से जो अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो अपर कर्व या आपका जो पहाड़ियाँ का जो शीर्ष भाग होता है उसके द्वारा, तो ये मैक्सिमम जो हाइट है उसको हम समुद्र तल से अधिकतम जो ऊंचाई होती है उसको हम कहते हैं निरपेक्ष ऊंचाई। जबकि ये जो अपर कर्व और लोअर कर्व के अंदर जो वेरिएशंस जो हाइट के अंदर जो नदियों के द्वारा, चाहे वो वर्टिकल इरोजन हो या हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबवत अपरदन हो या क्षैतिज अपरदन हो, उसके द्वारा इस दोनों अपर कर्व और लोअर कर्व की जो ऊंचाइयों में जो अंतर आएगा उसको हम सापेक्षिक या रिलेटिव जो हाइट है उसके द्वारा हम यहाँ पर दिखाते हैं। अब इसमें उसने डेविस ने 3 चक्रों को, अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डॉट 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 जो लाइन है यहाँ तरुण अवस्था को कहते हैं। इससे पहले की जो ये स्थिति है उसको अगर हम कहें तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको अपलिफ्टमेंट के अंदर शामिल किया, जिसको इरोजन ने अपर्दन के अंदर शामिल ही नहीं किया। उसके बाद वो कहता है कि ये तरुण अवस्था है, ये आपके प्रौढ़ावस्था है और ये जीर्णावस्था है। और यहाँ जो नदियों के द्वारा जो इन विभिन्न अवस्थाओं के अंदर जो कार्य किया गया, इरोजन का जो कार्य किया गया, उनको यहाँ वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और विभिन्न अवस्थाओं के अंदर नदियों के द्वारा जिन उच्चावचों का निर्माण किया गया उनको भी यहाँ पर वो जो है समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले जहाँ जो नदी का जो तरुणावस्था होती है, निश्चित रूप से ये वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियों की उत्पत्ति भी होती हैं और नदियाँ जो होती हैं छोटी छोटी सरिताओं के रूप में प्रवाहित होकर फिर एक बड़ी सरिता के रूप में प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर चूंकि पहाड़ों के शीर्ष भागों के अंदर जो ढाल जो होता है, स्लोप जो होता है मैक्सिमम होता है, और जहाँ मैक्सिमम स्लोप होता है वहाँ पर नदियों का जो वेग होता है उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जहाँ नदियों की वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर उसकी जो इरोजन की क्षमताएं निश्चित रूप से बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें नदियों के द्वारा अपने शीर्ष भाग को, यानी हम जब शीर्ष भाग की बात करते हैं, अपर कर्व की बात करते हैं, वहाँ उतना इरोजन नहीं किया जाता जितना अपर्दन उसके द्वारा अपनी जो घाटी है उसके अंदर इरोजन किया जाता है। और उसको हम जो लंबवत जो इरोजन है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में हम उन्हीं चीज़ों को समझाने की बात कर रहे हैं कि जो दो तरह का जो एक इरोजन यहाँ हमें देखने को मिलता है, एक हेडवार्ड इरोजन होता है, लेटरल इरोजन जो होता है वो होता है लेकिन बहुत कम होता है। अगर हम इस नक्शे में भी इस डायग्राम में देखें तो जो लेटरल इरोजन या पार्श्विक जो इरोजन है वो कम हो रहा है, और ये आपका जो वर्टिकल जो इरोजन है और वो वर्टिकल जो इरोजन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके जो शीर्ष भाग के अंदर, यानी जो इसकी यूथ स्टेज है या तरुण अवस्था है, वहाँ नदियों के द्वारा अधिकतम जो अपर्दन किया जाता है वो इसके जो लोअर कर्व है या जो घाटी वाला भाग है उसके अंदर लंबवत या वर्टिकल इरोजन सबसे किया जाता है। साथ ही क्योंकि यहाँ नदियों की छोटी सरिताओं के रूप में उत्पत्ति होती है और नदियों के द्वारा यहाँ पर
जो स्ट्रीम जो लेंथनिंग की जब हम बात करते हैं या हेडवर्ड इरोजन की बात करते हैं, तो यहाँ नदियों के द्वारा सपोज यहाँ नदी की उत्पत्ति हुई तो यहाँ स्लोप ज़्यादा होता है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से नदियाँ जो पीछे की तरफ जो है इरोजन का काम सपोज यहाँ थी, देन ये ऐसे हेडवर्ड इरोजन यानी अपने सीड्स की तरफ जो इरोजन की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा आगे तो लंबवत अपरदन हो ही रहा है, लेकिन साथ में इसके द्वारा पीछे की तरफ जो है वो हेडवर्ड इरोजन जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जो यूथ स्टेज है वहाँ पर इसके द्वारा संपादित किया जाता है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि जो लेटरल इरोजन होता है लेकिन बहुत कम होता है, और यहाँ इस तरह से जो इरोजन प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ के जो इरोजन प्रोसेस है उसको प्रभावित करेगा, और वहाँ इस तरह से जो रिवर्स हैं या गिरेगी। फिर यहाँ तो यहाँ रैपिड्स जो हैं, छोटे छोटे जलप्रपात जिनको हम रैपिड्स कहते हैं, उनका निर्माण भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और जो ये हेडवर्ड इरोजन की हमने बात की तो इसको हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ जो है हमने कहा भी कि लेंथन ऑफ देयर सोर्सेज द एंड इरोड अप स्लोप्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं कि हेडवर्ड इरोजन है। और क्यों होता है? मोस्ट एनर्जी नियर इट सोर्सेज ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि जो ढाल होता है वो मैक्सिमम होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण से इसका जो एक तरह से स्ट्रीम जो हेडवर्ड जो इरोजन है वो हमें ज़्यादा यहाँ हम देखने को मिलता है। तो ये इसका जो यूथ स्टेज है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात हम जब करते हैं तो अब यहाँ पे अंतर क्या आया, जब हम कहते हैं कि यूसी कर्व की बात करते हैं यानी हम कर रहे हैं इसके एब्सोल्यूट हाइट की यानी निरपेक्ष ऊंचाई की बात कर रहे हैं, जब एलसी की बात कर रहे हैं, और कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द यूसी एंड एलसी यानी जो नदी का जो पार्ट है वो नदी का जो शीर्ष भाग है उसमें क्या वेरिएशंस आ रहे हैं उसी को हम यहाँ पर सापेक्षिक ऊंचाई या रिलेटिव हाइट के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो चेंज हमें देखने को मिला कि इसकी जो निरपेक्ष ऊंचाई है उसमें ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि लेटरल इरोजन जो है या पार्श्विक जो अपरदन है वो कम हुआ है। जबकि यहाँ जब एलसी कर्व को देखते हैं तो नदी के द्वारा यहाँ पर जो लंबवत अपरदन या वर्टिकल इरोजन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ जो एलसी जो कर्व है वो उसकी जो गहराई है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पर इस तरह के लंबवत अपरदन के कारण इस तरह से हमें जो वी शेप वैलीज जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो जो वी शेप वैलीज होती हैं जैसे हमने कहा कि इस तरह से नदी के द्वारा लंबवत इरोजन किया जाएगा और इस तरह से वी शेप जो वैली हैं यहाँ जो यूथ स्टेज है वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हम चेंजेस की बात करें क्या क्या हमें देखने को मिला यूथ स्टेज के अंदर। नदी की जो है यहाँ पर ढाल सर्वोत्तम होता है, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, तो नदी की जो अपरदन की जो क्षमताएं हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। तो नदियों के द्वारा यहाँ पर जो तरुण अवस्था है उसके अंदर लंबवत इरोजन पार्श्विक अपरदन की तुलना में लेटरल इरोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका जो लोअर जो कर्व है, जो नीचे का पार्ट एरिया जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। इस कारण से यहाँ पर वी शेप जो वैलीज हैं वो हमें काफ़ी देखने को मिलेंगी। अब उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ ऊंचाई जो है वो कम हुई, यानी निरपेक्ष जो ऊंचाई है इस व्यवस्था की अंतिम अवस्था के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो इसकी लोअर कर्व की ऊंचाई या लंबवत अपरदन के कारण इसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई। इसके कारण से अगर हम ये और रे की बात करें तो ये यहाँ जैसे है और ब है, ये शुरू में जो सापेक्षिक ऊंचाई है रिलेटिव हाइट है उसको शो कर रहा है, और उसके कंपैरिजन में हम यहाँ देखें तो रे और ये के बीच की जो हाइट है, एक ये वाली हाइट की बात करें हम और एक ये वाली जो हाइट है इसकी हम बात करें तो इसमें काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है दोनों में, ये और ये। यानी यहाँ पे सापेक्षिक जो ऊंचाई है उसके अंदर काफ़ी अंतर हमें देखने को मिला, या ये कहें कि ये अधिकतम जो सापेक्षिक जो ऊंचाई है वो युवा अवस्था की जो अंतिम अवस्था है वो या तरुण अवस्था की जो सबसे अंतिम अवस्था है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर हेडवर्ड इरोजन ज़्यादा देखने को मिलेगा, या जिसके कारण जो है स्ट्रीम लेंथिंग की जो है या नदी दीर्घीकरण की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा है। यहाँ पर जो वाटरफॉल्स हैं या रैपिड्स हैं वो हमें अधिक देखने को मिलते हैं। यही इसी युवावस्था के अंदर जो नदी है उसके द्वारा जो है रिवर कैप्चरिंग की जो घटनाएं हैं
वो इसलिए होती हैं कि जो दूर दूर सरिताएँ जो उत्पन्न होती हैं वो इस तरह से, कुछ नदियाँ इधर से जा रही है। तो मान लो सपोज ये जो रिवर है उसका अगर हेडवर्ड इरोजन हो रहा है इस तरह से, और ये हेडवर्ड इरोजन होके दूसरी जो अलग नदी है उसको कैप्चर कर लेती है और उसका जो जल है इसके अंदर प्रवाहित होने लग जाता है, तो यहाँ जो नदी है ये पानी सूख जाएगा। तो इसको हम रिवर कैप्चरिंग की जो घटना है उसके रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं जो होती हैं, रिवर कैप्चरिंग की जो अवस्थाएं घटनाएं हैं, वो तरुण अवस्था के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हम प्रौढ़ावस्था की बात करें, यहाँ डायग्राम से हमने समझाने की कोशिश भी है। ये जो इस डायग्राम में हमने बताया है, ये जो पोथ होल्स जो होते हैं या जल गर्त जो होते हैं उनकी हमने यहाँ डायग्राम्स आपको शो किया है कि यहाँ जो ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो ऊपर से जब पानी गिरता है तो उसकी गति ज़्यादा होने के कारण यहाँ इरोजन जो है जो पोथ होल्स के अंदर बहुत तेज़ी से होता है। डिपनिंग की प्रोसेस है, वैली डिपनिंग कह सकते हैं। उसके कारण बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिनको हम पोथ होल्स कहते हैं। और इस तरह का, एक तरह से हम ये कहें कि जो वर्टिकल इरोजन होता है उसको बढ़ाने के अंदर ये महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो इस तरह के जो पोथ होल्स जो हैं वो भी इस युवावस्था के अंदर हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, इस डायग्राम में भी हमने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को कि ये नदी है, वी शेप वैलीज का निर्माण हो रहा है और ये तो बीच में वाटर डिवाइडर है और यहाँ जो पार्श्विक जो भाग है उसका इरोजन उतना नहीं होता, जिसके कारण इसकी जो निरपेक्ष ऊंचाई जो होती है, एब्सोल्यूट जो हाइट होती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमें इस जगह पे हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रौढ़ावस्था की। तो प्रौढ़ावस्था में जो नदी होती है वो पहाड़ों से मैदानों की तरफ जब आती है तो वहाँ पर जो नदी का जो वेग होता है वो कम हो जाता है। जैसे नदी का वेग कम होता है तो उसकी जो ग्रेविटी होती है वो भी कम होती है, ढाल कम हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इन स्थितियों के अंदर दो चीज़ें हम देख पाते हैं कि एक तो नदी के द्वारा अपने युवावस्था या तरुणावस्था के अंदर जो इरोजन किया गया, तो इरोज्ड जो एलिमेंट्स हैं, जो पदार्थ हैं जो उनके द्वारा वो इसके साथ होते हैं। साथ ही जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसका जो स्लोप होता है, जब वो पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरता है तो ये स्लोप जो होता है कम हो जाता है। तो यहाँ जो जलोढ़ पंख जो हैं वो, या ये कहें कि यहाँ पर बड़े बड़े जो चट्टानी पदार्थ है उनका निक्षेपण कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद नदी के द्वारा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई, उसकी ढाल, उसका जो पार्श्विक जो इरोजन है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। नो डाउट वर्टिकल इरोजन चलता है, लेकिन यहाँ जो डाउनफॉल जो हम देख रहे हैं, ये शीर्ष भाग या यूसी कर्व जिसको निरपेक्ष ऊंचाई के देख रहे हैं, उसके का जो स्लोप है वो तेज़ी से नीचे आ रहा है। जबकि ये आपका जो नदी की जो पार्ट है, तली जो भाग है, उसके अंदर जो लंबवत इरोजन है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी इस प्रौढ़ावस्था के अंदर नदी के द्वारा लंबवत इरोजन की तुलना में धीरे धीरे लेटरल इरोजन जो है, पार्श्विक जो अपरदन है, वो तेज़ी से बढ़ता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि निरपेक्ष ऊंचाई के अंदर जो कमी है वो काफ़ी तेज़ी से आती है। किसकी तुलना में? जो सापेक्षिक ऊंचाई यानी यूसी कर्व और एलसी जो कर्व है जिसकी हमने बात यहाँ पे की, उसकी तुलना में। तो यहाँ धीरे धीरे निरपेक्ष ऊंचाई में तेज़ी से गिरावट आई है और जो आपके जो आधार जो तल है, जो नदी का जो पार्ट है, उसकी जो लंबवत इरोजन है वो यहाँ के कंपैरिजन के अंदर उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लेटरल और वर्टिकल दोनों, यानी पार्श्विक और लंबवत इरोजन दोनों हो रहे हैं, जिसके कारण निरपेक्ष और सापेक्षिक जो ऊंचाई हैं दोनों में ही कमी आती है। और दोनों में कमी जब आ जाती है तो यहाँ पर जो है आपका जो कमी जो है, यानी कि लेटरल इरोजन ज़्यादा होता है तो निरपेक्ष ऊंचाई में ज़्यादा कमी आती है आधार तल की तुलना में। तो यहाँ सापेक्षिक और निरपेक्ष ऊंचाई दोनों में हम कमी देखते हैं। तो ये प्रौढ़ावस्था की स्थितियां हैं। और जब हम जीर्णावस्था में जाते हैं तो यहाँ पर ढाल बिल्कुल कम हो जाता है। या नदी के द्वारा जो लंबवत जो इरोजन जो किया जा रहा था वो एक तरह से बहुत स्लो कम हो गया, और जबकि ये जो पार्श्विक जो इरोजन है वहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण नदियाँ अपने साइड वाले जो भाग होते हैं, पार्श्व जो भाग होते हैं, उसके अंदर तेजी से गिरावट आती है। और आपका जो निरपेक्ष ऊंचाई जो है
वो तेज़ी से कम हो जाती है और यहाँ समुद्र से लेवल पे जाकर निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाइयाँ हैं जो वो बेस लेवल या समुद्र सी लेवल है उसके बराबर आ जाती हैं। ये जीर्ण अवस्था के अंदर नदी के ढाल में कमी होने के कारण उसकी जो लंबवत अपरदन की क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है, तो उसके द्वारा केवल पार्श्विक जो इरोजन है हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर यहाँ हम तरुणावस्था और जीर्णावस्था या वृद्धावस्था की बात करें तो एक बड़ा अंतर यहाँ के स्लोप्स में हमें देखने को मिलता है। जब वी शेप वैलीज का निर्माण होता है तो इस तरह से इरोजन जो है वो तेजी से होता है। तो यहाँ पे जो पार्श्विक जो स्लोप्स होते हैं वो जो है उत्तल या जो कॉन्वेक्स जो स्लोप्स है हमें तरुणावस्था में देखने को मिलते हैं, जबकि जो चरुणावस्था जो होती है वहाँ पर नदियों के द्वारा इस तरह से पार्श्विक जो भाग है उनका इरोजन जो है नदी जो है साइडों में ज़्यादा करती है इस तरह से। तो वहाँ पर हमें जो कॉनकेव या जो है अवतल जो ढाल है वो जीर्णावस्था के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये भी यहाँ हमें एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ जैसे हमने कहा जीर्णावस्था में जो चीज़ें हैं जो पार्श्विक इरोजन ज़्यादा होता है, तो हमने जो इन शब्दों को यहाँ पे यूज लिया। तो जो वैली जो वाइडनिंग की बात करते हैं, घाटी की जो विस्तार की बात करते हैं, तो ये जो जो मेच्योर स्टेज होती है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। डाउन वेस्टिंग यानी साइड के जो भाग हैं जिसके अंदर हमने कहा कि यहाँ कॉनकेव जो है यानी कि जो लेटरल इरोजन है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमें जो इरोजन जो प्रोसेस है इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इस तरह का जो पार्श्विक इरोजन है जिसको हम डाउन वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सरिता दीर्घीकरण की बात करें या हम घाटी वैली डीपनिंग की बात करें, पोथ होल्स की हमने बात की, स्ट्रीम लेंथनिंग की बात की, सरिता अपहरण की बात की या हेडवर्ड इरोजन की बात की, तो वो इन चीज़ वर्ड्स को उसने इरोजन साइकिल के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसको हमने आपको यहाँ समझाया भी है। अब यहाँ पोथ होल्स की बात की, ये इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं विभिन्न डायग्राम्स के माध्यम से। वी शेप वैलीज का निर्माण हो रहा है। ये ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, ये कॉन्सिक्वेंट जो स्ट्रीम्स हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। ये वाटर डिवाइडर है, इसको गेटिंग इरोज्ड यानी जो इरोजन की मैच्योर स्टेज होता है वहाँ पर पार्श्विक जो इरोजन है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हैं कि जो ये वाटर डिवाइडर था कितना बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ लेटरल इरोजन होने के बाद ये दोनों भागों का जो इरोजन है पार्श्विक भागों का अर्ली मेच्योर स्टेज में, और धीरे धीरे ये जो उच्चावच है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और जो फ्लड जो प्लेन्स होते हैं, जो बाढ़ के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो उनका जो विस्तार है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। लेस प्रोमिनेंट वाटर डिवाइडर्स जो होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जब हम ओल स्टेज की तरफ जाते हैं, जो बाढ़ के जो मैदान है बड़े विस्तृत हो जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सबो लेक्स है, मोनोडोनोक है, उनकी हम यहाँ बात करें तो जो वृद्धावस्था और जो मेच्योर स्टेज है यानी ओल्ड स्टेज और मेच्योर स्टेज दोनों में ही इस तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर जो स्लोप कम हो जाता है और नदी के द्वारा जो इसका जो घुमावदार जो मार्ग है उसका वो निर्माण कर देती है। तो ऐसा जो डेवलपमेंट जो है वो इरोज्ड जो पदार्थ होते हैं उनके डिपोजिशन के कारण भी होता है और स्लोप कम हो जाता है। नदियाँ इस तरह से जो है प्रभावित होना दोनों ही स्थितियों में इस तरह से मियांडर्स के रूप में, यानी जो इसकी जो मेच्योर स्टेज है यानी कि जो प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था दोनों में इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और ज़्यादा स्लोप कम हो जाता है तो यहाँ इरोज्ड पदार्थ के डिपोजिशन यहाँ हो जाने से ये जो मार्ग है ये एक पानी का भाग पीछे छूट जाता है, जिसको हम ऑक्सबो लेक्स के नाम से जानते हैं। ये नदियों के जो मियांडर जो बनते हैं उनके कारण इस तरह का जो डेवलपमेंट है यहाँ पर इसकी जो प्रौढ़ और वृद्धावस्था दोनों में ही देखने को मिलता है। इस डायग्राम के अंदर उन चीज़ों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नदियाँ मियांडर के अंदर प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ नदी के द्वारा यहाँ इरोजन किया जाता है, दूसरा जो भाग होता है यहाँ पे इसके द्वारा डिपोजिशन किया जाता है, यहाँ वापस इरोजन और इस वाले भाग के अंदर डिपोजिशन, यहाँ इरोजन। तो ये जो कट ऑफ जो पॉइंट्स हैं या पॉइंट बार्स जो हैं इनको हमने यहाँ पॉइंट बार है, ये भी पॉइंट बार है। इस यहाँ साइड के अंदर मियांडर स्केयर्स डेवलप हो जाते हैं इरोजन के कारण। और ये जो मार्ग में जब अब पीछे यहाँ डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो कुछ भाग जो पानी का रह जाता है उसको हम ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। इसके द्वारा जो मियांडर स्केयर्स जो हैं वो निर्माण की, यहाँ भी हमने मियांडर स्केयर्स की बात की। और ये कट ऑफ पॉइंट है जहाँ नदी अब इधर से आएगा तो यहाँ सामने वाला जो भाग होता है इसमें इरोजन होता है, ये इस वाले भाग में डिपोजिशन होता है, जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो मैदानी क्षेत्र जो पीछे छूट जाते हैं
जिनको हम बैक स्वैम्प्स के नाम से जानते हैं, या डकट बैंक है। ये याजू ट्रिब्यूटरी की जब हम बात कर रहे हैं, ये पहले जब सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती थी तब उसमें ज्योग्राफी का पेपर हुआ करता था, तब इस तरह के मैप्स के डायग्राम बहुत पूछे जाते थे। और तब ये पूछा जाता था तो जो मुख्य नदी के समानांतर जो नदी बह रही होती है, छोटी नदी, और उसी को हम याजू ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्श्विक जो भाग हैं, जो कट होते हैं, इनको हम बल्ब्स कहते हैं। और ये जो साइड के अंदर जो डिपोजिशन हो जाता है दोनों भागों में, जब स्लोप बहुत कम हो जाता है नदी के द्वारा, जो एक तरह से हम ये कहें कि जो पॉइंट बार जो होते हैं जहाँ इरोजन किया जाता है वो भी समाप्त हो जाता है, तो उसको हम नेचुरल लेवीज के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो डेवलपमेंट है वो डेविस के अपर्दन चक्र के अंदर प्रौढ़ा और वृद्धावस्था दोनों ही स्थितियों में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने विभिन्न अपर्दन चक्र की जो चीज़ें हैं उनको आपको समझाने की कोशिश की। अब यहाँ जब हम आलोचनाओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो आलोचना है डेविस की, ये की जाती है कि भाई एक तो इसने जो अपर्दन चक्र जो साइकिल है उसकी तुलना मानव के जीवन से की, और उसके आधार पे इन्होंने जो है उसको यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज में बांटा। लेकिन मनुष्य जब एक बार जिस अवस्था में चला जाता है, अगर वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है तो पुनः जो यूथ स्टेज में नहीं आ सकता। लेकिन जियोमोर्फोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेज अगर एक्टिव हो जाते हैं तो बीच में भी कोई भाग ऊपर उठ जाता है, तो वहाँ पर नदियों के द्वारा पुनः उसकी जो ग्रेविटी बढ़ जाती है, तो उसके कारण स्लोप बढ़ जाएगा, तो नदी के द्वारा पुनः लंबवत इरोजन की जो घटनाएं हैं, जिसको हम पुनर्यौवन भी कहते हैं, रिजोनेशन कहते हैं, उस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये चक्र जो शब्द है वो एक आलोचना का कारण है। एक उसने ये एजम्पशंस में ये बात की कि भाई जब इरोजन अपलिफ्टमेंट होता है, जब उत्थान होता है, तब तक अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो संपादित नहीं होती है। तो वो ये जियोमोर्फोलॉजिकल या लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में या जियोलॉजी में इस तरह की जो चीज़ें हैं होती नहीं है, क्योंकि इरोजन और अपलिफ्टमेंट और इरोजन के जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलते रहते हैं। उनकी जो स्पीड है उसमें ज़रूर अंतर हमें देखने को मिलता है कि हो सकता है कि इरोजन की तुलना में अपलिफ्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, या अपलिफ्टमेंट की तुलना में इरोजन जो प्रक्रम है, प्रोसेसेस हैं, वो ज़्यादा एक्टिव है। इस तरह के चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही ये जो इरोजन जो साइकिल होता है वो इतना आसान नहीं है जितना जो डेविस महोदय ने इसको समझाने की कोशिश की। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर की बात वो करता है, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो उसको डिफाइन करती हैं, आपका जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो उसको डिफाइन करती हैं। तो इन तरह की चीज़ों को डेविस ने समझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी डेविस ने चूंकि एक इरोजन साइकिल को इतना सरलीकृत ढंग से समझाया कि इसको जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो इस तरह की चीज़ों को समझाना एक बड़ा अचीवमेंट है, या ये कहें कि डेविस के द्वारा अपर्दन चक्र की तरफ जो विभिन्न जो भूगोलवेत्ता थे उनका ध्यान आकर्षित भी किया, जिसके बाद जो चाहे वो पैंक हो, अलग अलग जो विद्वान है, क्रिकमे हो, उनके द्वारा इस तरह की स्टडीज जो है वो शुरू की गई। तो उनको हम एलसी किंग की बात करें तो उसको हम नकार नहीं सकते कि उसका जो योगदान था डेविस का वो अविस्मरणीय था। साथ ही जो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई लैंडफॉर्म डेवलप होता है उसके ऊपर जो बहिर्कारी जो बल होते हैं वो संपादित होते हैं। उस तरह के जो विशेप वैली की बात करें या ऑक्सबो लेक्स की या मेंडर्स की बात करें तो ये इस रिवर डेवलपमेंट में ये चीज़ें घटनाएं हमें देखने को मिलती है। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए। मैं देखता हूँ लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम हमारे जो वीडियोस हैं उसकी क्वालिटी में सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमें एक फीडबैक लगता है कि भैया आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।